वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, निकास, जिसको इंग्लिश में ड्रेनेज बोलते हैं। तो ये चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले निकास, निकास करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। निकास मतलब सिंचाई करने के बाद जो अतिरिक्त पानी भर जाता है या अतिरिक्त वर्षा हो जाती है तो हमें निकास की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम लोग आवश्यकता के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसका परिभाषा देखेंगे। डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग उद्देश्य देखेंगे निकास के, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग निकास के प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग निकास के विधियां के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रणाली और विधियां में कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द कुछ वैसे ही लग रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आवश्यकता देखते हैं। तो देखते हैं हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अत्यधिक वर्षा होती है तो खेतों में पानी भर जाता है और जब पानी भर जाता है तो उसमें बुआई करना काफ़ी कठिन हो जाता है। नर्सरी लगाना, बुआई करना काफ़ी कठिन हो जाता है। हालांकि पानी भरा रहता है तभी धान का रोपाई करते हैं, लेकिन अन्य फसल में और धान की नर्सरी अवस्था जब होता है तब काफ़ी कठिन हो जाता है अगर पानी भरा होता है तो ये पहला नंबर पॉइंट के रूप में लिखना, बुआई में कठिनाई। पानी भरा होता है तो बुआई में कठिनाई होता है। और दूसरा नंबर है अत्यधिक पानी अगर भरा होता है। एक तो बुआई में कठिनाई हो गया, जब अत्यधिक वर्षा होता है तो अत्यधिक पानी भरा होता है तो फसल भी नष्ट हो जाते हैं। उन लोग पानी को सहन नहीं कर पाते, उन लोग धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो यह भी एक कारण है। अत्यधिक पानी भरे रहने से फसल नष्ट। ऐसे प्रश्न 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक के बनते हैं तो कम से कम 4 पॉइंट याद होना चाहिए। जब अत्यधिक पानी भर जाता है, ऐसे सोचो हम लोग सिंचाई किए, भरपूर मात्रा में सिंचाई किए, जितना हम लोग को ज़रूरत था उससे भी अगर थोड़ा अधिक सिंचाई कर दिए और भारी वर्षा हो जाती है तो हमें आवश्यकता पड़ेगा निकास करने की, नहीं तो हमारा फसल नष्ट हो जाएगा। तो सिंचाई के बाद वर्षा जल निकास। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में लिखना चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होता है? भारी मिट्टी, जिसमें ना एकदम चिकनाई होता है और उसके ऊपर पानी पूरा भर जाता है। जितना सोखना रहता है उतना सोखता है। उसके बाद चिकनी मिट्टी बलुई मिट्टी के जस्ट उल्टा होता है। बलुई मिट्टी क्या होता है? वो पूरा पानी सोख लेता है, पूरा पानी नीचे चले जाता है। और जो चिकनी मिट्टी होता है उससे पानी नीचे नहीं जाता है, वो उसके ऊपर में पूरा भर जाता है। तो
इसमें लिखना चिकनी मिट्टी का जल नहीं सोख पाना। इतना पॉइंट पॉइंट को लिखे रहोगे ना तो आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। अब इसके बाद हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा देखते हैं। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह, सरफेस और सब सरफेस दोनों आ जाते हैं। सिर्फ सतह से नहीं हटाते हैं, सतह के नीचे से भी हटाते हैं। से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना, प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से बाहर निकालना, ये कहलाता है जल निकास। कृत्रिम रूप मतलब आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल मेथड नहीं। यह हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे उद्देश्य। तीसरा नंबर हमारा पॉइंट है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। निकास के क्या क्या उद्देश्य हैं? ऐसे प्रश्न परीक्षा में 4, 5 या 6 नंबर के भी बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न के लिए हमको सिर्फ पॉइंट्स हम लोग को याद होना चाहिए। उसमें जो डिटेल दिया होता है ना बुक, उसको आप लोग याद करके नहीं रख सकते। सिर्फ पॉइंट का नाम याद रखना और उसको समझ के उसमें लिखते जाना कि उसमें क्या क्या होता है। उसको मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग समझ लेना उसको, और उसके बाद फिर अपने से लिख के देखना। जो इस तरीके से प्रश्न होते हैं ना वो पीएटी में कभी नहीं पूछे जाते हैं। पीएटी में पूछे जाने वाले प्रश्न को मैं पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन पीएटी में पूछा जा सकता है, ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पीएटी में आ सकता है, ऐसे करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है भूमि के भौतिक दशा में सुधार। भूमि में अगर पानी भर जाता है वर्षा के कारण या अत्यधिक सिंचाई के कारण, तो भूमि का भौतिक जो दशा होता है ना वो बिगड़ने लगता है। बराबर मात्रा में वायु संचार ये सब रुक जाता है। तो उसके कारण भौतिक विन्यास, मृदा विन्यास, ये शब्द यहाँ पर याद रखना आने चाहिए। भौतिक दशा में जो मृदा विन्यास, इसको इंग्लिश में सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, मृदा की संरचना, वह बिगड़ जाता है। और पौधे के लिए आप 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे, सबसे अच्छा मृदा विन्यास होता है क्रम्बी। वो अगर बदल गया तो पौधे की उपज में कमी आ जाता है। अब दूसरा नंबर पॉइंट में देखते हैं समुचित वायु संचार। तो यह भी पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है। उसके बाद यह आया मृदा की भौतिक दशा अगर बिगड़ जाएगा तो वायु संचार नहीं हो पाएगा। रंध्रावकाश में जल ही जल भरे होंगे, वायु नहीं होंगे। और वायु के बिना क्या संभव है? जड़ उथले रह जाएंगे, मतलब जड़ नीचे तक नहीं भेद पाएंगे। जड़ ऐसे यहाँ तक रहेंगे और पौधा भी ज़्यादा विकसित नहीं होगा और उसमें फल भी कम लगेंगे। इस तरीके से उपज कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को इसमें लिखना है समुचित वायु संचार में। उसके बाद है भूमि में दलदल ना होने देना। भूमि में दलदल हो जाता है जब जल भरे रहता है, तो दलदल हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। दलदल मृदा में प्रवेश नहीं कर पाएगा तो समय पर निराई गुड़ाई नहीं हो पाएगा, कटाई छटाई नहीं हो पाएगा, खरपतवार का बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से सब चीज़ डिले हो जाएगा, पानी भरे ही रहेगा तो। और उसके बाद जब उपज लेने का समय आता है तो उपज बहुत कम आएगा, क्योंकि समय पे खरपतवार नियंत्रण नहीं हुआ है, समय पर निराई गुड़ाई नहीं हुआ है, तो घाटा हम ही लोग को होगा। चौथा नंबर पॉइंट है उचित तापक्रम बनाए रखना। फसलों को उसके अंकुरण होने के लिए
या उसके बढ़ने के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। जैसे कि धान के लिए, धान कब लगेगा तो खरीफ मौसम में, उसमें कितना उसका तापमान होना चाहिए उसके अंकुरण के समय, तो लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। और उसके बढ़ने के लिए और उसके पकने के लिए थोड़ा सा ठंड चाहिए होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो एक निश्चित, हर फसल के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। उसी तरीके के गेहूं के अंकुरण के लिए बहुत कम तापमान, नवंबर दिसंबर वाला 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और उसके पकने के लिए तो अभी गर्मी, जैसे कि मार्च अप्रैल में उसका हार्वेस्टिंग होता है, तो इस समय जितना टेम्परेचर होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, उतने की आवश्यकता होती है। तो उचित तापक्रम बनाए रखने की ज़रूरत है निकास करके। अगर निकास नहीं होगा तो जिस समय जितना तापमान होगा ना, उतना ही वो रहेगा पानी के हिसाब से, और जितना हम लोग को चाहिए रहेगा उतना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मृदा में रंध्रावकाश ही नहीं है, उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है, वो भी सड़ा रहे हैं उनको। उसके बाद है हानिकारक लवणों का एकत्रण रोकना। जब मृदा में पानी भरा होता है तो जो लवण पाए जाते हैं ना मृदा में, नीचे सतह में, वो ऊपर आने लगते हैं और ऊपर आके जमा हो जाते हैं। तो जितना मृदा, जैसे कि अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा होता है, उसी प्रकार का लवणीय मृदा होता है। लवणीय मृदा के कारण कई सारे फसल को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि धान को बहुत नुकसान पहुंचता है। धान अम्लीय मृदा को तो सहन कर लेता है, लेकिन लवणीय मृदा को सहन नहीं कर पाता है। इसके बाद है फसलों के कृषि क्रियाएं समय पर होना। अगर हम लोग समय पर जल निकास नहीं किए, पानी भरा ही है, तो वो जैसे कि इससे रिलेट कर लेना, दलदल है, हम लोग कैसे उसमें प्रवेश कर पाएंगे? पानी भरा ही है, दलदल बना हुआ है, तो न प्रवेश कर सकते हैं, न निराई गुड़ाई कर सकते हैं, न सही समय पे उपज ले सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, कीटनाशक सींचने जाना बहुत मुश्किल है, इस तरीके से। उसके बाद है हानिकारक जीवाणुओं का नष्ट होना। तो जहाँ पे पानी भरा होता है, हम लोग टीवी में देखते हैं मलेरिया फैलता है, टाइफाइड फैलता है। तो पानी जैसे जैसे पानी भरा होता है ना, तो उसमें कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु पनपने लगते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए भी हमें निकास की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, यहीं तक ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग इतने को अच्छे से पढ़ना, और अगले लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे, विधियाँ देखेंगे, और एक चीज़ बताया था प्रणाली, इन दोनों को हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।